कि वो दीवारों की जो थिकनेस होती है तो वो अच्छी प्रॉपर रहती है। ठीक है, तो हम जो ये डायगोनल बॉन्ड हमारा देख रहे हैं ये कुछ नहीं, बस इसमें क्या हो रहा है, हमारा थिकनेस है। ठीक है, ये हम छत से देख रहे हैं ना तो हमको इसका प्लान दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू नहीं है, समझ रहे हो आप? तो टॉप ये था व्यू है। हमारा कौन सा बॉन्ड? टॉप व्यू। डायगोनल, हाँ ये टॉप व्यू, ये हमारा डायगोनल बॉन्ड हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम अगले बॉन्ड की तरफ, रेड ट्रैप बॉन्ड। कौन सा मैम? रेड ट्रैप बॉन्ड, रेड और ट्रैप बॉन्ड। ठीक है, इसका मैं फोटो आपको शेयर कर रही हूँ। रेड। देखो, दिख रहा है आपको बॉन्ड? अब देखो एक चीज समझना, पहले ये बताने के पहले मैं आपको समझा रही हूँ एक कॉन्सेप्ट, हमारा कैविटी वॉल। आपने कभी वर्ड ये कैविटी सुना जो मैंने लिखा हाँ मैडम। है ना? कहाँ सुना होगा? जहाँ पे एडवर्टीजमेंट आते होंगे डेंटिस्ट वाले, है ना? हाँ वहाँ हाँ, आता ना वहीं पे कोलगेट बस। टूथपेस्ट, और उस सब में वो बोलते हैं आपके दांतों में कैविटी है, नज़रअंदाज ना करे, सेंसिटिविटी है, नज़रअंदाज ना करे। ठीक है, कैविटी क्या होता है? पोलापन। ठीक है, कैविटी, वो पोलापन दांतों से रिलेट क्यों करते हैं? क्योंकि कीड़ा जो जब दांत में घुसता है ना तो अंदर से पूरा दांत को कोचर बना देता है। कोचर मतलब खोखला, है ना? पूरा कैविटी बना देता है, तो वो कैविटी वहाँ आप लोगों ने सुना होगा। कैविटी मतलब दांतों को आप पोला होना। ठीक है, अब कैविटी वॉल से आप क्या समझते हैं? कैविटी वाली दीवार मतलब पोली दीवार। ठीक है, अब पोली दीवार आप बोलोगे, पोली दीवार बनाने का मतलब क्या मैडम? अगर जगह खाली छोड़ देंगे अंदर या थोड़ी सी जगह वैसे छोड़ देंगे तो वैसे कमज़ोर बनेगी। ठीक है, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक थर्मल टेम्परेचर का हमको ट्रांसफ़र रोकना है, मतलब हाँ मैम। तो इसमें क्या, ये वाले फ़ोटो में देखना। ठीक है, इसका क्या 3D डायग्राम में बना नहीं पाऊँगी, तो ये देखना, दिख रहा है? ये जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है, इसमें क्या हो रहा है, हमारी जी। दो ब्रिक को जो लगाया तो बीच में खाली जगह छोड़ी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी। ये देखो, ये वाली जो जगह हमारी खाली है, ऐसे ही अगर बात करते हैं, ये वाली जगह हमारी खाली है, ये वाली खाली है, मतलब ये पूरी वॉल जब हम पूरी बना के खड़ी कर देंगे तो ये अंदर से पोली रहेगी। ठीक है, पोली रखने का हमारा सबसे मेन रीज़न ये है कि हमको अगर ऐसा हमारा, आपने ग्रीन बिल्डिंग सुना है कभी? ऐसे ही कहीं तो भी न्यूज़पेपर में या फिर आर्टिकल में, कहीं भी फेसबुक वगैरह इसमें आर्टिकल जो चलते हैं, हाँ हाँ मैडम। ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, आजकल बड़ा ह्यूज मैनर पे ये ग्रीन बिल्डिंग यूज़ हो रहा है। आप इस पे रिसर्च भी कर सकते हो, मैंने आपको उसमें EES में भी पढ़ाया था, हरित क्रांति या हरित ऊर्जा। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग होती है, मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ उसका, कि ग्रीन बिल्डिंग हमारी ऐसी बिल्डिंग, हम चूँकि सिविल इंजीनियर है तो हमको एक ऐसी बिल्डिंग का निर्माण करना है जिसमें कम से कम हमारे कौन सी ऊर्जा का यूज़ हो?
जो नष्ट होने वाली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल बताई थी ना मैंने एनर्जी, EES में बताई थी। एक ऊर्जा तो लेने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट है नेचर से, और एक ऊर्जा जिसको हम चला करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी जो सनलाइट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। पेड़ पौधों से जो ऊर्जा मिलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे बेसिक सी चीज़ मैं बताती हूँ। आप अगर जंगल में जाओगे या ऐसी हरी जगह पे जाओगे, पेड़ों के नीचे जाओगे, तो आपको कैसा ठंडा एहसास होगा, ठीक है। आपको एसी कूलर की ज़रूरत नहीं होगी। उसका कारण ये है कि आपके आसपास क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिससे आप प्रॉपर ब्रीदिंग कर सकते हो। ब्रीदिंग मतलब सांस ठीक तरीके से आपको आएगी, ताज़ी हवा मिलेगी। तो जब ब्रीदिंग अपन करते हैं ना, ऐसे डीप कूल करते हैं, जैसे अगर अपन भागते हुए आ रहे हैं, लंबी अगर गहरी सांस लेते हैं फेफड़े और पेट तक। देखो, एक चीज़ बता रही हूँ, कोरोना चल रहा है अभी, क्या चल रहा है, कोरोना, ठीक है। ये आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रही हूँ मैं अपने। आपको कोरोना के क्या क्या लक्षण है, मतलब आपको नहीं, सॉरी, कोरोना के बेसिक लक्षण क्या क्या है? सांस लेने में तकलीफ, हाँ, खांसी, सर्दी, सर्दी, बुखार। बुखार, ठीक है। तो सबसे पहला जो बोले तुम, सांस लेने में तकलीफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो संक्रमण स्टार्ट होता है हमारी नाक से या मुंह से या गले से, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपके गले में ब्लॉकेज करेगा और धीरे धीरे आपके बाकी जो आपके ब्लड में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, जो वायरस ये होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हमारी नाक पूरी प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। तो योगा वर्ड सबने सुना होगा, ठीक है। योगा में होता है प्राणायाम, ब्रीदिंग और ब्रीद आउट। हम आधे से ज़्यादा जो जनता है वो ठीक से प्रॉपर सांस ही नहीं लेती है, ठीक है। आजकल की जो जनता है, अब ये मत बोलना कि मैडम जी तो रहे हैं, सांस नहीं लेते तो मर जाते। क्या होता है कि सांस तो हम सब लेते हैं, मगर कैसी सांस लेते हैं, हम आलसी वाली लेते हैं, ठीक है। हम बस पेट तक जा रही है सांस, नहीं जा रही है, लंग्स तक जा रही है, नहीं जा रही है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बस सांस ले लेते हैं, बोलते जाते हैं फटाफट फटाफट। और हम जब देखना जल्दी जल्दी बोलते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बोलते हैं, जब हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ होती है तो हमको आता है पसीना, ठीक है, जैसे काम करने में आता है, और फिर हमको लगती गर्मी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन मतलब जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो अगर हम प्रॉपर करते हैं तो हमको ना तो गर्मी लगती है, ना कोई परेशानी होती है। तो जब हम ब्रीदिंग पूरा हमारे पेट तक करते हैं, क्या करना, अभी रोज़ आप अपने आप को नोटिस करना, सुबह शाम कहाँ तक आप जब ब्रीदिंग करोगे तो आपके पूरे लंग्स भी फूलने चाहिए, मतलब जो चेस्ट वाला पार्ट होता है वो भी पूरा फूलना चाहिए, और आपका पेट भी फूलना चाहिए जब आप ब्रीद इन करोगे, जब मतलब सांस को अंदर लोगे। और जब ब्रीद आउट करोगे ना, तो उसके बीच में आप 1-2 मिनट का मतलब होल्ड रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है, आपने ब्रीदिंग करा, फिर एकदम से थोड़ा सा रखना, फिर छोड़ना, ठीक है। मतलब जल्दी जल्दी हमको सांस नहीं लेनी है, हमको गैपिंग गैपिंग सांस लेनी है। इससे तो क्या होगा कि हमारी जो प्रॉपर ब्रीदिंग होगी ना, तो हमारे लंग्स प्रॉपर फूलेंगे, ठीक है, फेफड़े प्रॉपर फूलेंगे और हमको एनर्जी प्रॉपर वे में आएगी, हमको ऑक्सीजन हमारी बॉडी को अच्छी मिलने लगेगी। ऑक्सीजन मिलेगी तो सांस लेने में दिक्कत आएगी नहीं। और अब मैं आती हूँ हमारे ग्रीन बिल्डिंग वाले टॉपिक पे। जब हम पेड़ों के नीचे या ग्रीनरी में या ऐसे खेत वेत में रहते हैं तो हमको ठंडक का एहसास होता है ना। पेड़ वेड़ के नीचे बेसिक सी बात है। तो हम क्या करते हैं कि हम अगर हमारी बिल्डिंग को ही ऐसा बना लें कि आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी कर लें, और दूसरी चीज़ लाइट का यूज़ कम से कम हो। अगर हम हमारी बिल्डिंग को ऐसा बनाएं कि हमारी बिल्डिंग में सिर्फ शाम को 6:30 के बाद में लाइट का यूज़ होना है। लाइट का मतलब पूरा ओवरऑल कैसे पॉसिबल है, आपको तो मोटर भी चलानी है, पानी भी भरना है, टंकियों में पानी भरना है, ठीक है, बाहर से पानी भी लेना है, दूसरी चीज़ आपको एसी भी चलाना है, कूलर भी चलाना है, ठीक है। तो हम ऐसा कैसे आज के टाइम में ऐसा कैसे बिल्डिंग बनाएं कि हम
कोई सी लाइट का, बिजली का, पानी का यूज़ ही ना ले बाहर से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस बिल्डिंग में पहले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है कि हमारा पानी हम खुद स्टोर करें पूरे वर्ष भर का तो स्टोर होता ही नहीं होता, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा होता होगा, मगर उसको ट्रीट भी करना होता होगा। तो क्या होता है, हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। मतलब ज़मीन में टैंक बनाते हैं और जो छत का पानी होता है ज़मीन के अंदर फ़िल्टर प्रोवाइड करते हैं। कौन से वाले फ़िल्टर, वो आरओ और यूवी वाले फ़िल्टर नहीं, ठीक है। आरओ और जो एक्वागार्ड वाले फ़िल्टर नहीं रहते हैं, वो यूजुअली हमारे सैंड बाथ के फ़िल्टर रहते हैं। सैंड बाथ मतलब बोल्डर्स, और बोल्डर्स मतलब बड़े पत्थर, और जो हमारे रेती होती, वो वाले फ़िल्टर का बाथ हम बिछाते हैं, मतलब लेयर्स बिछाना होता है, ठीक है। फिर वो पानी छन के और ट्रीट होके, देखो नदियों में या फिर जो हम कुएं में पानी देखते हैं वो कितना साफ़ आता है, कंचन जैसा रहता है, मतलब वाइटिश रहता है। तब तक साफ़ रहता है, तब तक हम बाहर का कचरा उसमें नहीं डालते हैं। समझ रहे हो बात को? अगर वो बिल्कुल नेचुरल है, कुआं अलग प्रॉपर तरीके से ढका हुआ है, उसमें मतलब टाइम टाइम पे हमने थोड़े से डिसइंफेक्शन डाल दिए। डिसइंफेक्शन मतलब थोड़ा कभी कभी चूना डाल दो, क्लोरीनेशन कर दो, तो वो पानी हमेशा साफ़ मिलेगा, ठीक है। मगर अगर हमारा पानी अंडरग्राउंड वाटर है, वो पूरा प्रॉपर है, मतलब वहाँ से हम ट्यूबवेल या कुछ भी चला करके वहाँ का वाटर टेबल हमने मेंटेन कर दिया है। ज़मीन पे पानी मेंटेन कर देना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब ग्राउंड वाटर हमने प्रॉपर रखा है, तो हम वहीं से पानी हेड पंप या फिर जो हमारा बोर है उससे हम ले पाएंगे, ठीक है। कब कब की स्थिति में ले पाएंगे, अगर हम सारे घरों में और अधिकतर जगह में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा प्लांट लगाते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ से हम ग्रीन बिल्डिंग का डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर हम जब बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करी, तो हमने कम से कम चीज़ें कैसी लगाई, कम से कम मटेरियल यूज़ करा, उसका बनाया उसको वैसा, ठीक है। एक क्या होता है, ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने कौन सी चीज़ें यूज़ करी है जो हमारी कम केमिकल से बनी हुई हो, ठीक है। कम केमिकल्स मतलब हमारा जो कंक्रीट होता है वो कैसा कंक्रीट हो कि कुछ वेस्ट से लेकर के हमने बनाया हो, ठीक है। वेस्ट मतलब जैसे फ्लाइश हुई, ग्लास पाउडर हुआ, जो ये इंडस्ट्रीज़ में वेस्ट बचते हैं, तो वो लेकर के बनाया, या पहले से वेस्ट हुआ कंक्रीट वाला लेके बनाया, ठीक है। मतलब कम से कम हमारा पैसे में भी इकोनॉमिकल बना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, हम उसमें लाइटिंग का मतलब हमारा जो प्लान हम उसमें ऐसा बनाएं कि उसमें प्रॉपर 6 बजे तक हमको रोशनी जलाने मतलब लाइट जलाने की दिक्कत ना पड़े। समझ रहे हो बात को, है ना। और चौथी चीज़, हम उसको इतना ठंडा बनाएं कि उसमें कम से कम हमको एसी कूलर चलाने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। आई बात समझ में? अब ये हम कैसे कर सकते हैं, उसकी जो वॉल का स्ट्रक्चर है हम, ठीक है, वो मोटा बना सकते हैं या फिर क्या बनाए, होलो बनाए, ठीक है। अब देखना एक टर्म यहाँ पे दिख रही है आपको, होलो स्पेस, ठीक है। मैंने ग्रीन से अंडरलाइन करा है होलो स्पेस। हमारा रेड ट्रैप बॉन्ड जो होता है वो कुछ नहीं और बेसिक सी चीज़ ये है कि हम इसको होलो बनाएंगे। होलो बनाने का सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि जब अगर यहाँ से ये बाहर ही है, मतलब ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहाँ पे धूप वूप पड़ रही है, ये हमारा घर है, अंदर के साइड इसकी वॉल है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये टेम्परेचर या गर्मी अंदर से बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगी, तो ये सिंगल लेयर में तो एंटर कर जाएगी, मगर ये कहाँ आकर रुक जाएगी, हमारे ये होलो स्पेस में। समझ रहे हो, जो होलो स्पेस हमने ये वॉल का बनाया है, ये यहाँ आकर के रुक जाएगी, ठीक है। और ये क्या करेगा, टेम्परेचर को हमारे आगे बढ़ने से रोक देगा। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको? एक सेकंड, कुछ फ़ोन हैंग हो गया शायद, क्या हुआ ये? हाँ, अभी ठीक है। तो हमारा ये रेड टेप बॉन्ड कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे हमको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसको, ये शायद लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था हमने। इन दिस बॉन्ड ब्रिक आर लेड ऑन द एज और प्लेस्ड इन द वर्टिकल पोजिशन इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल हॉरिजॉन्टल पोजिशन।
क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारा जो इसने दिखाया है एक फ़ोटो में, ये आपको जो दिख रहा है ये वाला जो है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड है। ये वाला जो है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड है ऊपर वाला, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस दिखाया है, कुछ नहीं, हमने फ्लेमिश बॉन्ड को थोड़ी सी गैपिंग में लगाया है। आ रही है बात समझ में? यस मैम। आवाज़ आ रही है, सब कुछ प्रॉपर है? तो क्या है, फ्लेमिश बॉन्ड के बीच में जब हम होलो स्पेस क्रिएट कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है रेड ट्रैप बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते हैं। दूसरी चीज़, दिस क्रिएट्स अ कैविटी। कैविटी मैंने समझाया है, कैविटी या होलो स्पेस विद इन द वॉल के बीच में हमारा क्या है, ये कैविटी क्रिएट करता है। दीज फीचर्स हेल्प्स इन इन्हेंस थर्मल कंफर्ट एंड कीप द इंटीरियर्स कूलर देन द आउटर्स आउटसाइड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये टर्म वाइस वर्सा का मतलब है, अगर बाहर गर्मी होगी, ज़्यादा गर्मी होगी तो अंदर का टेम्परेचर कूलर होगा, मतलब थोड़ा ठंडा होगा अपेक्षाकृत। और अगर बाहर ज़्यादा ठंड होगी तो क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, मतलब थोड़ा सा गर्म रहेगा बाहर की अपेक्षा में। क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर हमारे घर के अंदर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। देखो बाहर क्या होगी, हमारी अनकंफर्टेबल कंडीशन रहेगी, जिससे बचने के लिए ही हम घर बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि अंदर थोड़ा सा कंफर्ट जोन रहे हमारा, तो बाहर की जो गर्मी है, ठंड है, बारिश है, वो हमारे अंदर एंटर करने में असमर्थ होगी। These type of wall consume a smaller number of material due to internal cavity। क्या होता है, हम जितना मोटा सा मोटा वॉल बनाएंगे तो हमारा मटेरियल उतने ज़्यादा लगेगा, है ना। यहीं अब हम क्या कर सकते थे, हमको मोटी दीवार बनानी है तो हम डायगोनल बॉन्ड भी बना सकते थे। पिछला मैंने बताया आपको, मोटी डायगोनल बॉन्ड पढ़ाया था अभी 5 मिनट पहले, है ना। तो वो भी मोटाई में अच्छा था, तो हम वो बनाते तो भी टेम्परेचर से बच जाते और मोटाई भी हमको मिल जाती। मगर हमने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि उसमें कितना मटेरियल लगेगा, है ना। उस प्रकार उससे बचने के लिए हमने क्या कर दिया, अंदर कैविटी बना दी, होलो बना दिया। होलो बना दिया तो क्या हो गया, उसमें मोटाई तो बढ़ गई और टेम्परेचर कहाँ बैठा रह गया, ये होलो स्पेस में, मतलब टेम्परेचर कहाँ एंटर नहीं कर रहा हमारा, ये अंदर की साइड हमारा टेम्परेचर एंटर नहीं करा, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ आकर के रेस्ट हो गया। टेम्परेचर मतलब गर्माहट जो है हमारी वहाँ तक आकर के रेस्ट हो गई, और अंदर का जो हमारा इंटीरियर है वो पूरा का पूरा ठंडा या मेंटेन रहा, ठीक है। आई बात आपको समझ में? अब हम पढ़ते हैं अगला बॉन्ड जो है फेसिंग बॉन्ड, ठीक है। फेसिंग बॉन्ड का मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। देखो, फेसिंग बॉन्ड ये होता है कि हमारा जो आगे का हमने जो फ्रंट बनाया वो तो मोटी ईंट का बना दिया, ठीक है, चाहे 9 सेंटीमीटर हुई, ठीक है, चाहे 19 सेंटीमीटर हुई, है ना। मोटी ईंट जो नॉर्मल ईंट आती है हमारी, देखना ये फ़ोटो में दिख रहा है आपको, फ़ोटो मैंने बड़ा करके दिखाया। आगे इसने क्या करा, ये फेस है हमारा, ये वाला हमारा फेस है और ये बाकी की दीवार है, ठीक है, जो पतली ईंट से बनाई है। फेसिंग बॉन्ड और कुछ नहीं, बस हमारा जो आगे का फेस है वो हम कैसा प्रोवाइड करते हैं, थिकनेस वाला, ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी थिकनेस होगी। किसकी थिकनेस होगी, हमारी ब्रिक की थिकनेस होगी। और पीछे क्या करते हैं, हम नॉर्मल ब्रिक की थिकनेस वाला हम बैक साइड इसका बना देते हैं। चलो इसको पढ़ते हैं। फेसिंग बॉन्ड इज यूज्ड वेयर द ब्रिक Facing bond is used where the brick of specific thickness are to be used in the face and the backing of the wall।
क्या होता है कि हम एक ही दीवार को बनाने में अलग अलग थिकनेस वाली ब्रिक का उपयोग करते हैं, अलग अलग मोटाई वाली ब्रिक का उपयोग करते हैं। बेसिक सी बातें जो फोटो से हमको क्लियर हो रहा है, दो अलग अलग प्रकार की, दो अलग अलग मोटाई वाली हमने ब्रिक का उपयोग करा है, ठीक है। वहीं आगे हमको देखने को मिलता है कि आगे हमारी ज़्यादा थिकनेस वाली ईंट लगी हुई है और बैक साइड में जो है हमारी नॉर्मल थिकनेस वाली ईंट लगी हुई है। As the thickness of the brick is different in the facing and backing, the vertical distance between the successive header cores is kept equal to the least common multiple of the thickness of the backing and facing of the brick. देखने को मिलता है हमको कि हमारी जो ब्रिक है उसकी थिकनेस अलग अलग होगी। तो हम क्या करते हैं, हर ईंट के बीच में एक हेडर का उपयोग करते हैं, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, अल्टरनेट यूज़ करेंगे। कौन सा, इंग्लिश बॉन्ड। आगे की साइड में हमने क्या करा, इंग्लिश बॉन्ड का उपयोग करा, देख रहे हो आप। मतलब मोटी पतली फेसिंग में ईंट लगी हैं और पीछे क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मल थिकनेस वाली जो पतली ईंट का उपयोग कर ले रहे हैं। तो क्या करते हैं कि हम हमेशा इसकी स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए, मतलब दोनों में सामंजस्य बैठाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अलग अलग मतलब एक एक कोर्स के बाद में हम एक हेडर का उपयोग करते हैं। मतलब एक स्ट्रेचर लगाएंगे तो दूसरा हेडर लगाएंगे, आगे के साइड में बोल रहे हैं, ठीक है। फोटो से आपको क्लियर हो ही रहा है। और पीछे के साइड में हम क्या करेंगे, अलग थिकनेस वाली ब्रिक का उपयोग कर देंगे। दैट इज इफ द नॉर्मल थिकनेस ऑफ फेसिंग ब्रिक इज 9 सेंटीमीटर एंड that of backing brick is 10 centimeter. The header course is provided at the vertical internal of 90 centimeter. इस पॉइंट को स्किप कर देना, हमको उतना नहीं पढ़ना है। मगर इसमें क्या आ रहा है, ये लास्ट पॉइंट आप पढ़ना। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। क्या बोलता है, ये फेसिंग बॉन्ड का हम वाइडली यूज़ नहीं करते हैं, मतलब इसको हम ज़्यादा उपयोग में नहीं लेते। इसका कारण ये है कि इसमें जो लोड होता है, लोड मतलब डेड लोड या फिर जो इस पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला जो लोड है, मतलब ट्रांसफ़र होने वाला जो लोड है, इसका खुद का लोड या ऊपर से आने वाला लोड जो भागीदारी लेगा वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। मतलब आगे के फेस पे अलग हो सकता है, वो पीछे के फेस पे वॉल पे अलग हो सकता है। मतलब हम क्या चाहते हैं, हमारी दीवार जो है इक्वल वेट लोड कैरी करे। मानते हो कि नहीं मानते हो, एक जैसा लोडिंग कंडीशन हो ना पूरी वॉल पे। तो हम क्या चाहते हैं कि इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, मतलब सारी वॉल जितना भी हम ब्रिक बॉन्ड बनाए उसमें जो लोड है वो इक्वली भागीदारी करे। मतलब सारी वॉल, मतलब चाहे आगे का फेस हो चाहे पीछे का फेस हो, फ्लेमिश बॉन्ड भी बनाते हैं तो सारी ईंट एक दूसरे से सामंजस्य बैठाती है ना, मोटर के थ्रू बंधी हुई रहती है। मगर इसमें क्या होता है, थिकनेस जो हमारी वेरी हो रही है, किसकी थिकनेस, हमारी ब्रिक की थिकनेस जो पॉइंट पे हमारी वेरी हो रही है, इसके कारण क्या होता है, हमारा जो लोड है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। मतलब हर पॉइंट पे एक जैसा लोड नहीं लग पाता है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड हम कम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, फेसिंग बॉन्ड। अब बात करते हैं हमारा अगले बॉन्ड की साइड पे। अगला बॉन्ड पढ़ते हैं, डच बॉन्ड।
सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। देखो हाँ मैम। क्या होता है, डच बॉन्ड क्या बोलते हैं, हमारा जो नॉर्मल इंग्लिश बॉन्ड दिख रहा है आपको इसमें इमेज में, क्या हो रहा है, नीचे वाली जो पट्टी लगी हमारी कौन सी लगी है, स्ट्रेचर की। दूसरी वाला कोर्स जो लगा हमारा हेडर का, फिर अगला तीसरा दिख रहा है वो स्ट्रेचर है, छोटा दिख रहा है वो हेडर है। मगर आपको दिख रहा है एक कोने पे जो ईंट लगी है वो ब्राउन ब्राउन सी दिख रही है जी मैम। है ना। अब ये ब्राउन ईंट देखना, हेडर वाली लाइन में भी स्ट्रेचर जैसी लगी हुई है। सॉरी क्या होता है, हाँ सॉरी, ये वाला फोटो देखो आप, हाँ ये वाला फोटो देखो। इसको क्या करते हैं हम, जो हमारा इंग्लिश बॉन्ड होता है, सॉरी फ्लेमिश बॉन्ड नहीं, इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड के कॉर्नर पे जो दिख रहा है क्रॉस क्रॉस है जो ईंटों में, ये ईंटों में क्रॉस क्रॉस दिख रहा है, ठीक है। ये क्या होता है कि हमारा जो पहले क्या करते थे हम, कॉइन क्लोजर लगा देते थे। अगर एंड में हमारे पास जगह नहीं बचती तो कॉइन क्लोजर लगाते, ईंट को ब्रेक करके हम कॉइन क्लोजर देके उसको क्लोज करते थे बॉन्ड को पूरा। मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि जब बॉन्ड बनाना हम स्टार्ट करते हैं तो दीवारों के कोनों पे जब जगह नहीं बचती तो हम ईंट को क्या करते हैं, कट करके उसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करते थे आयुषी? आवाज़ नहीं आ रही क्या किसी को भी? है ना, मैंने आपको बताया था ना कि कॉइन क्लोजर प्रोवाइड करते हैं जब जगह नहीं बचती। आपने मिस्त्री को भी देखा होगा, ईंट तोड़ करके वो एंड में लगा देता था। तो डच बॉन्ड इज़ नथिंग बट द क्या होता है कि हमारे जब कॉर्नर पे लोड ज़्यादा आता है, कॉर्नर पे जब हमारा लोड ज़्यादा आता है तो हमको कॉर्नर को उतना स्टेबल और उतना स्ट्रेंथ वाला बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो ये दीवारों के दोनों साइड की कॉर्नर है, तो जब स्ट्रेचर वाला कोर्स बिछाएंगे तो हम पूरा प्रॉपर ईंट लगाएंगे, मतलब पूरा का पूरा ईंट लगाएंगे वहाँ पर, उसमें ब्रेक करके नहीं लगाएंगे। तो कॉर्नर्स पे डच बॉन्ड जब हम बनाते हैं तो कॉर्नर्स पे हमको मेन फोकस रहता है। जैसा देखते हैं इस फोटो में, ये ब्राउन ईंट क्या डिफाइन कर रही है कि यहाँ पे कोई सा भी क्वीन क्लोजर नहीं है, ठीक है। क्वीन क्लोजर मतलब टूटी हुई ईंट नहीं है, ठीक है। ये बात रही है हमारी स्ट्रेचर के साइड की। ये वाला भी देख सकते हैं आप, डच बॉन्ड, ओल्ड इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड एंड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स, ठीक है। अल्टरनेट कोर्स हमने हेडर और स्ट्रेचर के लगाए हैं। 3/4 ब्रिक बैट प्रोवाइडेड एट क्वीन, ठीक है। क्या होता था कि 3/4 मतलब ईंट को जब तोड़ा तो 3/4 जो ईंट को हम तोड़ करके वो लगाते थे उसको बोलते थे क्वाइन, ठीक है। मगर इसमें क्या होता है, हम क्वाइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। डच बॉन्ड में हम पूरा प्रॉपर हमारा ब्रिक ही यूज़ करते हैं, कोई भी एंड पर क्वाइन क्लोजर नहीं दिया जाता है, ठीक है। बॉन्ड समझ में आए आपको?